नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तिका वीणा के पाठ 12 जिसमें एक बहुत ही सुंदर कहानी है और यह कहानी है गंगा की। गंगा नदी जो हमारे देश की एक लाइफलाइन के रूप में ही जानी जाती है। ऐसे तो नदियों का बहुत महत्व है, चाहे वो कोई भी नदी हो, लेकिन नदियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नदी गंगा नदी है। इस नदी को देव नदी कहा जाता है और इसके जल के बारे में कहा जाता है कि वह कभी भी सड़ते नहीं है, मतलब उसमें कभी भी कीड़े नहीं लगते हैं। कैसे यह गंगा नदी धरती पर आई और कैसे यह हमारी भारत की संस्कृति के साथ इतना अधिक महत्वपूर्ण तरीके से जुड़ी हुई है कि यह भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। और कहाँ से इसका जन्म होता है, कैसे यह पूरे भारतवर्ष में फैलती है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। गंगा नदी ने खुद अपने मुंह से इसमें अपने वृतांत को सुनाया है। वह कहती है कि मेरा जन्म हिमालय की गोद में हुआ है। मैं जब हिमालय की गोद से निकली थी, तब मैं नन्ही सी धारा के रूप में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में स्थित गंगोत्री हिमनद के उस स्थान से निकली थी जिसे गौमुख कहते हैं। आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि हिमालय पर्वत गंगा का जन्म किस पर्वत से हुआ है, तो हिमालय पर्वत से उसका उद्गम हुआ है। और वह नन्ही सी धारा के रूप में उत्तराखंड के और कौन सी जगह से स्थान से वह निकलती है, तो उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद के उस स्थान से निकलती है जिसे गौमुख कहते हैं। गौमुख से थोड़ा नीचे गंगोत्री में मेरा भव्य मंदिर है। गंगोत्री में इनका भव्य मंदिर है, मतलब बहुत ही सुंदर मंदिर है। और उस मंदिर में देश भर से तीर्थ यात्री आते हैं। ये राजा भगीरथ ही वह महान राजा है और एक तरह से वो ऋषि भी थे जिन्होंने गंगा नदी को धरती पर लाया था, स्वर्ग से धरती पर। तो उनके बारे में बताती है कि राजा भगीरथ ने इसी स्थान पर तपस्या किया था मुझे स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए, और इसलिए मेरा एक नाम भागीरथी भी है। यहाँ से मैं नीचे ढुलकती चली और मेरा रूप और निखरने लगा। पहाड़ों को चीरती, चट्टानों से टकराती हुई, उछलती कूदती मैं यहाँ से आगे बढ़ती चली गई। उत्तराखंड से वो निकल रही है, गौमुख से, और आगे बढ़ती चली गई। कहाँ कहाँ पहुंची, यह सब गंगा हमें खुद बताएगी और आप सबको ध्यान से यह सुनना है। गंगा कहती है कि देव प्रयाग में मुझसे अलकनंदा आकर मिली। आपसे पूछा जाएगा कि अलकनंदा नदी गंगा से कब जाकर मिलती है, कहाँ मिलती है। अलकनंदा गंगा से देव प्रयाग में मिलती है। ऋषिकेश पहुंचने पर मैं मैदान में उतर कर आई। ऋषिकेश जब पहुंची तो वहां पर यह पहाड़ों से उतर कर मैदान में पहुंच गई, और यहाँ मेरे किनारे पर साधु संतों और महात्माओं के आश्रम हैं। बहुत से नगर मेरे तट पर बस गए हैं, कई कारखाने खुल गए हैं और इन सबको मैं ही पानी पहुंचाती हूँ। मतलब गंगा नदी जब मैदान में पहुंची है तो वहां पर तो एक पहली बात की महात्माओं के आश्रम है। वो आश्रम में रहने वाले जो ऋषि महर्षि साधु संत हैं, वह गंगा जल को ही पीते हैं और गंगा जल से ही पूजा पाठ करते हैं। और बहुत सारे नगर हैं जहां पर गंगा नदी का स्रोत है और वहां पर कई सारे कल कारखाने खुल चुके हैं, और उन कारखानों में जो पानी की आवश्यकता होती है वह सब किससे मिलती है, गंगा नदी से ही मिलती है। ऋषिकेश और हरिद्वार मेरे किनारों पर बसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहां बहुत बड़ी भारी संख्या में हर वर्ष भारतवासी जाते हैं और तीर्थ यात्रा करके वापस अपने घर आते हैं। यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनोरम है, और साथ ही साथ बहुत ही शांत भी है। वहां का प्राकृतिक दृश्य इतना शांत है कि लोगों के मन को भी बहुत शांति मिलती है। गंगा कहती है कि हरिद्वार में हर 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला लगता है। बच्चों, आप इसके बारे में जानते हैं? कुंभ मेला भारत देश के बहुत ही प्रसिद्ध मेला है जो हर 12 वर्ष के बाद हरिद्वार में मनाया जाता है, लगता है यह मेला। हरिद्वार के पास ही एक नहर निकाली गई है जिसे गंगा नहर कहते हैं, और लाखों एकड़ भूमि को यह नहर सींचती हुई यह नहर उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद पहुंचती है। उत्तर प्रदेश से कहाँ पहुंच जाती है, तो कानपुर जनपद में पहुंचती है। और गंगा कहती है मैं भी घूमती घामती कानपुर पहुंच जाती हूँ। गंगा अपना वृतांत बताते हुए कहती है कि जब वह कानपुर पहुंचती है तो कानपुर क्या है, तो कानपुर भारत का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है। वहां पर बहुत तरह के उद्योग हैं। यहाँ कपड़े का उद्योग है, चमड़े का उद्योग है, लोहे के कारखाने हैं
और इन कारखानों में जो पानी की आवश्यकता है वह पानी इन सबको मुझसे ही मिलता है। कानपुर से चलकर मैं जब प्रयागराज पहुंचती हूँ तो यहाँ पर यमुना नदी से मेरा संगम होता है। यहाँ पर यमुना और गंगा का मिलन होता है और इस संगम पर ही प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तो किस संगम पर, किस दो नदी के संगम पर कुंभ मेला होता है, तो आपका जवाब होगा गंगा और यमुना। इस मेले में देश के कोने कोने से लाखों लाखों लोग आते हैं। क्यों आते हैं? तो उस संगम में स्नान करने के लिए, उस मेला को देखने के लिए जो संगम के कारण ही लगाए जाते हैं। इसके बाद कहती है गंगा, फिर मैं यहाँ से भी आगे बढ़ती हूँ क्योंकि चलते रहना और बहते रहना ही मेरा काम है। फिर मैं इसके बाद वाराणसी पहुंचती हूँ। कानपुर से कहाँ पहुंचती है? तो वाराणसी। और इस नगर का ही दूसरा नाम काशी है। आपसे यदि क्वेश्चन हो कि काशी का दूसरा नाम क्या है तो आप क्या बोलेंगे? वाराणसी। वाराणसी काशी का ही दूसरा नाम है और यह बहुत बड़ा तीर्थ स्थल भी है। वाराणसी से आगे बढ़ने पर मैं कई नदियों को अपनी गोद में लेती हूँ। बिहार राज्य में पहुंचती हूँ। यहाँ से पटना, भागलपुर आदि नगरों से होती हुई मैं फिर पश्चिम बंगाल में पहुंच जाती हूँ। आप यह ध्यान में रखेंगे कि कितने राज्य में ये जा रही है। यहीं पर तो आ गए, यहाँ पर उत्तराखंड के नाम आ गए, उत्तर प्रदेश के नाम आ गए, बिहार के आ गए और अब ये पश्चिम बंगाल में पहुंची है। और जब वो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, दोस्तों, गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तब वो बताती है कि वहां मेरी दो धाराएं हो जाती है और एक धारा बांग्लादेश में चली जाती है। और वहां पर आप जानते हैं बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। और दूसरी धारा कलकत्ता की ओर जाती है। जो धारा कलकत्ता की ओर जाती है उसे हुगली भी कहते हैं। आप बंगाल में जो हुगली नदी नाम सुनते हैं वह गंगा धारा की ही एक शाखा है। और अंत में गंगा नदी कहती है कि मैं बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती हूँ। बंगाल की खाड़ी में मतलब समुद्र में मिल जाती है। तो इस प्रकार गंगा नदी का उद्गम होता है हिमालय से, गौमुख से वह निकलती है और कहाँ जाकर मिल जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में। आप जानते हैं गंगा नदी को भारतवासी पवित्र नदी के रूप में मानते हैं। मतलब गंगा नदी की भी पूजा होती है और गंगा जल से सभी पूजा में उसका काम किया जाता है। गंगा जल को सभी देवताओं पर चढ़ाए जाते हैं। गंगोत्री से निकलते समय मेरा चांदी जैसा चमकीला रूप रहता है, किंतु दुख है कि काशी पहुंचते पहुंचते मेरा चमकीला रंग मटमैला हो जाता है। अब गंगा नदी ने अपनी दुख की बात प्रकट की है। बच्चों, आप जानते हैं गंगा नदी का इतना अधिक महत्व है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। राजा भगीरथ ने बहुत ही कठिन तपस्या करके गंगा नदी को धरती पर लाया था और आज यह गंगा नदी हमारे जीवन में, हमारे देश के लिए लाइफ लाइन बनी हुई है। अगर गंगा नदी ना रहे तो सभी नदियां विलुप्त हो जाएगी। हमारे देश में जल का नामो निशान ही नहीं रहेगा। यह सब बात हम लोग जानते हैं, मानते हैं, इसके महत्व को अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम लोग रात दिन गंगा नदी को प्रदूषित करते हैं, उसे गंदा करते हैं। कारखानों, शहरों का जितना गंदा पानी होता है वह सब गंगा नदी में डाल दिया जाता है, जिसके कारण गंगा नदी का जल दूषित हो जाता है। लेकिन अब इन्होंने यह भी कहा है, लेकिन अब गंगा माँ कहती है कि अब मुझे इस बात से प्रसन्नता हो रही है कि लोगों का ध्यान इस ओर गया है और वह मेरे जल को शुद्ध करने के प्रयास में लग गए हैं। आए दिन नेताओं के द्वारा गंगा नदी को साफ सफाई करने के नारे दिए जाते हैं, उस पर अभियान चलाए जाते हैं। आम नागरिक भी इस मामले में बहुत हद तक जागरूक हो चुके हैं, लेकिन यह जो लोगों का अभ्यास हो चुका है गंदगी नदियों में डालने की, वह आदत खत्म नहीं हो रही है। इसलिए हम लोगों को अपने अंदर गंदी आदतों को नहीं लाना चाहिए और जितना हो सके अच्छी आदतों को लाना चाहिए। अब गंगा माँ कहती है कि अब मुझे सिर्फ उस दिन की प्रतीक्षा है जब मेरा जल वैसा ही स्वच्छ हो जाएगा और निर्मल हो जाएगा जैसा गंगोत्री से निकलने समय रहता है। गंगा माँ चाहती है कि गंगोत्री से निकलते समय मेरा जल जिस तरह से एकदम चांदी की तरह चमकीला रहता है, मेरा जल वैसा ही सभी जगह दिखाई दे, सभी जगह मैं वैसे ही स्वच्छ हो जाऊं, ऐसा इस दिन की मुझे प्रतीक्षा है। तो बच्चों, यह थी आज की कहानी
जिसका शीर्षक है गंगा की कहानी, जो गंगा ने अपने ही मुख से कहा है। पहले उन्होंने अपना उद्गम बताया, मतलब वो कैसे निकली है, कहाँ से निकली है और कैसे भारत के 4 राज्यों में जाकर वो फैल जाती है। साथ ही कैसे हमारे उद्योगों के विकास में गंगा नदी का कितना बड़ा योगदान है। और अंत में उन्होंने अपने दुख को भी प्रकट किया है कि अगर मेरे जल ना रहे तब लोगों की क्या स्थिति रहेगी। बावजूद इसके सभी इसमें गंदगी फैलाते ही चले जा रहे हैं। और साथ में गंगा नदी ने हम सब से यह आशा की है कि आज नहीं तो कल हम लोग इसे स्वच्छ जरूर करेंगे। और बहुत हद तक उन्हें इस बात की खुशी भी है कि हम सबका ध्यान गंगा को साफ करने में की ओर जा भी चुका है। तो बच्चों, आज की मेरी यह वीडियो यहीं समाप्त हुई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मेरी बहुत जल्दी आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। तो दोस्तों, धन्यवाद। अगली वीडियो के लिए प्रतीक्षा कीजिए।